1976 में वाइकिंग मिशन के जरिए नासा ने मार्स पर बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स भेजे जो वहां पर लाइफ के सबूत ढूंढने में कामयाब हो गए। वाइकिंग मिशन के जरिए भेजे गए दोनों लैंडर्स ने मार्स के अलग अलग हिस्सों पर मौजूद सोयल टेस्ट किए। मार्स की मिट्टी में उन्हें माइक्रोबियल लाइफ होने के पॉजिटिव साइन मिले, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात ये थी कि मार्स पर लाइफ के सबूत मिलने के बावजूद कुछ साइंटिस्ट ने उन्हें मानने से इनकार कर दिया। और इसके साथ ही नासा ने अपने मिशन की इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी करीब 5 सालों के दौरान मार्स पर एक भी फॉलो अप मिशन नहीं भेजा जो इन टेस्ट्स और एक्सपेरिमेंट्स को मार्स पर दोबारा से दोहरा कर एलियन लाइफ को ढूंढ सके। कुछ लोगों का मानना था कि नासा के साइंटिस्ट जानबूझकर हमसे मार्स पर मौजूद लाइफ की पॉसिबिलिटी को छुपा रहे हैं। यहाँ पर एक सवाल आता है, आखिर ये वाइकिंग एक्सपेरिमेंट क्या है और कैसे इसने पहली बार मार्स पर लाइफ की पॉसिबिलिटी को ढूंढा था? ये सब आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। 1976 में साइंटिस्ट के पास मार्स के सरफेस, सॉइल कंपोजिशन और जियोग्राफी के बारे में बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन थी। उस वक्त हमें ये भी पता नहीं था कि इसकी सरफेस देखने में कैसी है और ये कौन कौन से इंग्रेडिएंट से मिलकर बनी है। लेकिन 20 जुलाई 1976 में ये सब कुछ बदल गया जब नासा के वाइकिंग मिशन ने पहली बार मार्स पर लैंडिंग करके उसके सरफेस, सॉइल और रॉक्स की तस्वीरें जमीन पर साइंटिस्ट को भेजी। अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने वाइकिंग मिशन के जरिए वाइकिंग 1 और वाइकिंग 2 के नाम से 2 लैंडर्स और ऑर्बिटर्स को बनाया। वाइकिंग 1 मिशन को सबसे पहले अगस्त 1975 में लॉन्च किया गया, जो 10 माह के सफर के बाद जून 1976 में मार्स के ऑर्बिट में कामयाबी से दाखिल हुआ। इसके बाद इसका लैंडर स्पेसक्राफ्ट से अलग होकर जुलाई 1976 में मार्स के सरफेस पर कामयाबी से लैंड होने वाला पहला अमेरिकन मिशन बन गया। वाइकिंग मिशन से पहले मार्स पर लैंड और ऑपरेट करने वाला पहला मिशन रूस का मार्स 3 स्पेसक्राफ्ट था। ये स्पेसक्राफ्ट दिसंबर 1971 में मार्स पर लैंड हुआ था, लेकिन 2 मिनट के बाद ही इसका कनेक्शन जमीन पर मौजूद साइंटिस्ट से टूट गया था। दूसरी तरफ वाइकिंग 2 मिशन को कुछ महीनों के बाद सितंबर 1975 में लॉन्च किया गया था, जो तकरीबन 11 माह के लंबे सफर के बाद अगस्त 1976 को मार्स के ऑर्बिट में दाखिल हुआ। ऑर्बिट में दाखिल होने के बाद इसका लैंडर स्पेसक्राफ्ट से अलग होकर सितंबर 1976 में मार्स की सतह पर कामयाबी से लैंड करने वाला दूसरा अमेरिकन मिशन बन गया। वाइकिंग मिशन ने साइंटिस्ट का मार्स को देखने का नजरिया ही बदल दिया। वाइकिंग ऑर्बिटर्स ने अपने हाई रेजोल्यूशन कैमरा के जरिए पहली बार मार्स के ग्लोबल सरफेस मैप तैयार किया और इसके साथ ही इसने मार्स के सरफेस में मौजूद वोल्केनोज, क्रिएटर्स, कैनियंस और वहां आने वाले डस्ट स्टॉर्म्स की कई हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें भी ली। इसने मार्स की सरफेस में लेक्स और रिवर्स जैसे कई स्ट्रक्चर्स को भी ढूंढा। इसके बाद ये साफ वाजे हो गया कि आज से कई बिलियन साल पहले इस प्लेनेट पर लिक्विड वाटर मौजूद था। नासा ने वाइकिंग लैंडर के साथ मार्स पर बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स भेजे थे जो खास तरह के बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स करके उसकी सॉइल में मौजूद किसी भी तरह की माइक्रोबियल लाइफ को ढूंढने में कामयाब थे। इन टेस्ट को लेबल रिलीज एक्सपेरिमेंट्स का नाम दिया जाता है। इस एक्सपेरिमेंट के जरिए सबसे पहले लैंडर को मार्स की सॉइल को इकट्ठा करके इसे अपने अंदर मौजूद इंस्ट्रूमेंट्स में डालना था। इसके बाद इसमें खास ऑर्गेनिक कंपाउंड, वाटर और रेडियो एक्टिव कार्बन मिलाया जाता। अगर मार्स की मिट्टी में किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते तो वो इसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स को मेटाबोलाइज करके रेडियो एक्टिव कार्बन रिलीज करते, जो इस इंस्ट्रूमेंट के चैम्बर डिटेक्ट कर लेते। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के दूसरे तरीके में रिजल्ट को क्रॉस टिक करने के लिए लैंडर को 160 डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर में गर्म किया जाता। इस इंस्ट्रूमेंट को जमीन पर मौजूद साइंटिस्ट की टीम ने बनाया था, जो मार्स की सॉइल में मौजूद एलियन लाइफ को ढूंढने के लिए था। मार्स पर भेजने से पहले इस पर कई टेस्ट किए गए थे। इसने इन टेस्ट का रिजल्ट साइंटिस्ट को बिल्कुल सही शो किया था। वाइकिंग 1 लैंडर मार्स को नॉर्दर्न इक्वेटर रीजन में मौजूद क्राइसी प्लेनेशिया नाम की जगह पर लैंड हुआ था, तो वाइकिंग 2 लैंडर इसके इक्वेटर नॉर्थ में मौजूद ओटोपिया प्लेनेशिया नेम के इस जगह पर लैंड हुआ था। इन दोनों मिशंस ने अपनी अलग अलग लैंडर साइड में मौजूद मार्शियन सॉइल के 4 सैंपल्स के साथ इस एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया। इन 4 सैंपल्स में से साइंटिस्ट को पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, यानी कि इन सभी सैंपल्स में इंस्ट्रूमेंट्स ने रेडियो एक्टिव कार्बन को डिटेक्ट किया। लेकिन इसके दूसरे तरीके में डुप्लीकेट सैंपल के साथ इस एक्सपेरिमेंट को दोहराया गया, लेकिन इस बार सैंपल को 160 डिग्री तक गर्म किया गया ताकि उसमें मौजूद तमाम ऑर्गेनिजम्स मर जाएं। इस सैंपल में साइंटिस्ट ने कोई भी रेडियो एक्टिव गैस डिटेक्ट नहीं की, जिसकी वजह से वाजे हो गया कि ये बायोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से हो रहा है, न कि किसी नेचर या फिर केमिकल प्रोसेस की वजह से।
यहाँ पर एक सवाल आता है कि मार्स पर एलियन लाइफ के इतने ज्यादा सबूत मिलने के बावजूद जमीन पर मौजूद साइंटिस्ट मुतमिन क्यों नहीं थे। लेबर रिलीज एक्सपेरिमेंट ने मार्स पर एलियन लाइफ की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया था, लेकिन मार्स पर मौजूद लाइफ के सबसे बड़े सबूत को साइंटिस्ट ने मानने से इनकार कर दिया। उनके मुताबिक ये एक्सपेरिमेंट मार्स पर लाइफ को साबित करने के लिए काफी नहीं है और इसके साथ ही वाइकिंग मिशन में मौजूद दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स, सेंसर्स और इसके जरिए किए गए दूसरे एक्सपेरिमेंट्स में साइंटिस्ट को मार्स पर किसी भी तरह की माइक्रोबियल लाइफ के सबूत नहीं मिले थे और न ही ने मार्स की सरफेस पर जिंदगी के लिए जरूरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिले, जिसकी वजह से कुछ हद तक ये वाजे हो गया कि इस एक्सपेरिमेंट के पॉजिटिव रिजल्ट्स की वजह बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं बल्कि केमिकल प्रोसेस हो सकता है। साइंटिस्ट का मानना था कि ये पॉजिटिव रिजल्ट्स मार्स पर मौजूद कुछ खास कंपाउंड्स के केमिकल प्रोसेस की वजह से भी हो सकते हैं, लेकिन उस वक्त साइंटिस्ट को उस कंपाउंड के बारे में कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और फिर कुछ सालों के बाद मार्स पर भेजे गए फिनिक्स मिशन ने मार्स की सॉइल में परक्लोरेट नाम के एक नॉन लिविंग कंपाउंड को ढूंढा। साइंटिस्ट के मुताबिक ये कंपाउंड कुछ हद तक एक्सपेरिमेंट के पॉजिटिव रिजल्ट की वजह से हो सकते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करके रेडियो एक्टिव कार्बन एमिट कर रहे थे। आज तकरीबन 45 साल के बाद भी वाइकिंग मिशन के लीड साइंटिस्ट जिल लेविन और पेट्रिकिया एन स्टार्ट मानते हैं कि वाइकिंग मिशन ने सच में मार्स पर लाइफ के सबूत को ढूंढा था, लेकिन ये मौजू अभी भी दुनिया भर के साइंटिस्ट के दरमियान जेरे बहस है। दोनों लीड साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट के पॉजिटिव रिजल्ट्स को कंफर्म करने के लिए फॉलो अप मिशन तैयार किया था, जो कि शेरल मेटाबॉलिज्म की स्टडी करता है। शेरल मेटाबॉलिज्म एक खास प्रोसेस है जो कि लेफ्ट और राइट हैंडेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में फर्क करता है, जो कि दूसरे केमिकल रिएक्शंस नहीं कर पाते। इस न्यू टेस्ट को तैयार किया जा चुका था, जिसे फ्यूचर में मार्स पर भेजे जाने वाले रोवर्स के साथ एक इंस्ट्रूमेंट्स की फॉर्म में भेजा जाना था। लेकिन नासा ने मार्स पर लाइफ के सबूत ढूंढने के लिए एक अलग फैसला किया। करीब 5 साल बाद नासा एक बार फिर से परसेवरेंस मिशन के जरिए कुछ खास इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स मार्स पर भेज रही है, जो कि मार्स की मिट्टी पर कई तरह के टेस्ट और एक्सपेरिमेंट्स करके उसमें माइक्रोबियल लाइफ के सबूत ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA मार्स सैंपल रिटर्न मिशन पर काम कर रहे हैं। इस मिशन के जरिए ये स्पेस एजेंसीज पहली बार मार्स के सैंपल्स को जमीन पर लाकर उसको स्टडी करेंगे। और हाल ही में नासा के परसेवरेंस रोवर ने मार्स की मिट्टी को जमा करके उसे एक खास कैप्सूल में भी स्टोर कर लिया है। फ्यूचर में ESA का लैंडर और एक स्मॉल रोवर इन सैंपल्स को इकट्ठा करके इन्हें जमीन पर लाने का काम करेंगे, ताकि हमारी जमीन पर मौजूद साइंटिस्ट मार्स की मिट्टी को और भी स्टडी कर सकें। अब मार्स पर रोवर्स को भेजकर भी इसके सरफेस को स्टडी कर सकते हैं, लेकिन मार्स पर लाइफ के सबूत ढूंढने वाले इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिन्हें रोवर के मार्स पर भेजना नामुमकिन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि LR एक्सपेरिमेंट ही मार्स पर लाइफ की पॉसिबिलिटी का सबूत है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मेट्रॉइड ALH 84001 और मीथेन स्पाइक को भी मार्स पर जिंदगी के सबूत के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि साइंटिस्ट के दौरान मौजूए बहस है। जब साइंटिस्ट मार्स की मिट्टी को स्टडी करेंगे, तब यह वाज़ेह हो जाएगा कि क्या मार्स पर लाइफ मौजूद थी या फिर नहीं, और क्या आज भी वहाँ पर लाइफ मौजूद है या नहीं। आपको क्या लगता है? तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।